तो दूसरे साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली अब उसको अलग ही मजा आ रहा है। तो गैलीलियो गैलीली ने बोला कि भाई सुन, गति को बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती, लेकिन गति को जारी रखने के लिए, अब बच्चा कंफ्यूज हो, कथन और सत्य में सवाल होगा, इनमें से कौन से सही नहीं है विकल्प। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्या कि गति में बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है, और दूसरा है गति में बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता। कौन सा सही कौन सा गलत? इस बच्चे को दुविधा में है ये, इस बच्चे को जवाब चाहिए, बताओ कौन सही कौन गलत। आंसर दो इसको, कंफ्यूज हो गया है, बताइए कौन सही कौन गलत। चलिए न्यूटन के गति के आज देखिए क्या क्या टारगेट है। सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद बल और बलों के, फिर न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और फिर वहीं पर किसके बारे में जानेंगे, जड़त्व, जिसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया। फिर न्यूटन की गति का दूसरा नियम, संवेग, और फिर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। ये आज का अपना टारगेट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैं पहले भी बात कर रखा हूँ यांत्रिकी की। यांत्रिकी को हमने हमेशा बोला, इसमें हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक गतिकी और एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं काइनेमेटिक्स और एक को बोलते हैं डायनेमिक्स। को क्या बोलते हैं, पता है क्या ये बात? काइनेमेटिक्स को तो क्या बोलते हैं, गतिकी, बोलो, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, गतिकी में अपन क्या पढ़ रहे होते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, बिना कारण के, बिना कारण के सिर्फ क्या पढ़ेंगे, प्रभाव। इंग्लिश लिख दूं क्या, हिंदी बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ओनली। इतना सा इंग्लिश नहीं जान पाओगे, सिर्फ किसका स्टडी करते हैं, इफेक्ट्स का, प्रभावों का। बट यहां पर कॉज प्लस इफेक्ट्स, या दोनों ही होगा, कारण प्लस, दोनों का क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले। हिंदी लिखनी थक जाए। और यहां सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे, इफेक्ट्स का। तो अभी तक जो चैप्टर चल रहा था काइनेमेटिक्स, जिसको गतिकी बोल दो, शुद्ध गतिकी बोल दो, उसमें हम आपको बोल रहे थे कि एक कार चल रही है, तो आप मान लेते थे कार चल रही है। एक बॉल को, एक गेंद को हमने मुक्त रूप से क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो गेंद कहां जाएगी, नीचे। या आप मान लेते थे कि गेंद कहां जाएगी, नीचे। बट अब क्यों नीचे जाएगी, वैसे तो अपने को लॉजिक पता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है जो अर्थ लगाती है हमारे ऊपर, उसकी वजह से हम कहाँ जाते हैं, नीचे। तो वो कारण यहां पर हम समझेंगे, यहां पर कारण भी देखेंगे और क्या प्रभाव है उसका वो भी देखेंगे। तो डायनेमिक्स की जब बात करते हैं तो यहां पर हम किसको लेकर आते हैं, एनएलएम को, जिसको बोलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ। तुम पहले बोलता था कि मैं एक कार किस पर रुकी है, रेस्ट पर है, तो रेस्ट पे क्यों है भाई, ये भी तो हो सकता है जमीन तोड़ के कहां जा सकती है, नीचे। बट नीचे जा रही है क्या, नहीं। वो अलग बात है कि इन दोनों के बीच में एक अभिलंब बल है,
वो अविलंब बल इस पर कहां लग रहा है, ऊपर की ओर, और गुरुत्वाकर्षण mg कहां लग रहा है, नीचे की ओर। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इसी वजह से कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है या साम्य अवस्था में। तो ये कारण हुए, ये कारण हम इस चैप्टर में जाने। सबसे पहले तो ये कारण क्या है, कॉज ऑफ मोशन। क्या है कारण, गति का कारण क्या है बताइए। बात तो कर ली आपने कि इस चैप्टर में सर जी हम क्या पढ़ने वाले हैं, कारण। लेकिन क्या है कारण, बल। सही बात, क्या है कारण, बल, फोर्स बोले तो बल, यही है कारण। अब क्या है फोर्स, बचपन में खूब सीखे, पुश और पुल, धक्का देना, धकेलना या खींचना, क्या बोलते हैं उसको, बल कहते हैं। पुश और इसका हिंदी लिखूं क्या, धकेलना या खींचना, क्या कहलाता है, बल। लेकिन सिर्फ इतना ही बोलना सही नहीं है। और फोर्स के बारे में आप क्या क्या जानते हो, कैसी राशि है, सदिश अदिश, बोलो, सदिश राशि है। और बताओ इसका मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक, न्यूटन। कैसे लिखते हैं इसको, कैपिटल। अच्छा, सीजीएस मात्रक, डायन बोलते ही मुझे सच में डायन की ख्याल आने लगती है। लड़कियों में आप सबसे नहीं कह रहा हूं, सोचो तो आप सबसे ही कह रहा हूं। क्यों, तुम्हारा नाम क्या है, पूरा नाम, राजपूत। तो इतने दिनों से मैं जब अनिकेत धाकर कर रहा था तो मान भी रहा था, हाँ मैं धाकर, हट। मैं सवेरे पता चला भाई कल, मैं बोला वो धाकर, सोनू बोलता है कौन धाकर, अनिकेत धाकर। बोला अनिकेत राजपूत है वो। मैं इतने दिनों से, और धाकर साहब, यस सर, पूरा मस्त मजे ले रहा है। एक से एक आइटम है भाई साहब, बोल भी नहीं रहे थे। न्यूटन और ये डायन, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। कहां पर, मात्रक एवं विभव, बोलो सही। ठीक, इसके बाद और क्या जानते हो आप बल के बारे में, बल की विमाएं भी निकलवा चुका हूं, बता दो विमाएं। विमाएं तो तुम्हारे खून में बसा होगा, MLT-2। और क्या जानते हो बल के बारे में, सर जी 9th क्लास में पढ़े थे, वैसे तो ड्रॉपर बैच है सर, लेकिन 11th पढ़े कहां पढ़े होते तो आपके पास क्या कर रहे होते, है कि नहीं। 9th में पढ़े थे सर, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये भी जानते हैं। और क्या जानते हैं, अब ये यहां पर है तो कुछ तो समझाना चाह रहा हूँ। बोतल ले दो भाई। अगर ये बोतल है तो इस बोतल पर, टेबल पर रखा हुआ है, मैं 3 जगह बल लगा रहा हूं, एक बार यहां, एक बार बीच में, और एक बार लास्ट। और तीनों बिंदु के, जैसे मैं देखो यहां पर लगा रहा हूं, अगर आप देखो ये बल लगाया, यहां पर खिसक गई, यहां पर लगा रहा हूं, खिसकेगी लेकिन तकलीफ हो रही है। लेकिन यहां लगाऊंगा तो ये तो बिल्कुल नहीं खिसकेगी। ऑनलाइन वाले को नहीं दिखा बेटा, जब मैं यहां बल लगा रहा हूं तो ये खिसकती है, लेकिन जब मैं यहां लगा रहा हूं तो ये सिंपल क्या कर जाएगी, गिर जाएगी। क्या मैं सब जगह अलग अलग बल लगाया, नहीं, मैंने मान लो अभी सब जगह बल समान लगाया, एफ एफ और F। लेकिन हर बिंदु के अलग अलग विशेषता है, हर बिंदु के अबाउट बल का क्या हुआ, अलग अलग विशेषता है। क्यों, जब यहां लगाया तो इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, तो कौन सा इफेक्ट पैदा किया, ये घूर्णन गति करवा दिया, रोटेशनल मोशन। लेकिन जब यहां लगाया तो ये चली, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में, समझ गए क्या,
सिंपल इसको क्या किया, चला दिया। यहां पर घुमाया है ये वाला बल, बट यहां पर चला है। यहां पर क्या किया भाई, घुमाया, जिसको आप घूर्णन गति बोलोगे, और यहां पर क्या किया इसने, चलाया। हर पॉइंट के अबाउट, हर बिंदु के अबाउट विशेषताएं क्या है, अलग अलग। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस बात पर भी निर्भर करता है बल कि पोआ, हाँ भूख लगी होगी है ना, खाओगे क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हर बिंदु के सापेक्ष अलग अलग विशेषताएं हैं, जबकि बल तीनों में क्या लगा था, सेम, बट सबके प्रभाव क्या है, कोई चला रहा है तो कोई घुमा रहा है। तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो और उसकी क्या विशेषताएं हैं। इतनी बात अगर आपको पता है अभी सिंपल बेसिक, किसके बारे में, बल के बारे में। तो हमने चैप्टर की शुरुआत की कारण से कि अगर मैं गति में हूं तो कुछ कारण होगी। अगर मैं अभी गति में हूं इसका मतलब है मेरे पर घर्षण बल लग रहा है, क्या लग रहा है, और उस घर्षण बल की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं। तो कारण है बल। अब बल में बहुत सारी चीज होंगे, कितने प्रकार के ये वो अभी देखेंगे, बट बल कारण है। बल क्या है, अब देखिए, सबसे पहले बल को परिभाषित करने की कोशिश किया गया। अब मुझे डेट वेट एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई मतलब भी नहीं, लेकिन इतना पता है कि सबसे पहले एरिस्टोटल साहब है। कौन है, एरिस्टोटल। उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई भी वस्तु है, कोई पिंड है, उसको गति में लाने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, बल। और सिर्फ गति में लाने के लिए नहीं, गति में बनाए रखने के लिए भी क्या लगाना पड़ेगा, बल। ऐसा कौन बोला, एरिस्टोटल साहब। पढ़ो लाइन, क्या बोला उन्होंने, किसी पिंड को एक समान गति में बनाए रखने के लिए निरंतर, दो बार हो गया, बल की आवश्यकता होती है। भ्रम नहीं, उसको बोलता है फॉलेसी, फॉलेसी ऑफ एरिस्टोटल, भ्रमकता। ठीक है, इसको एरिस्टोटल का क्या बोलते हैं, अरस्तु हिंदी में बोल देते हैं उसको भ्रमकता। क्या बोल देते हैं, ये गलती से यहां लिखा गया है, लेकिन भ्रम मतलब एरिस्टोटल का क्या कहलाएगा, का भ्रमकता कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉलेसी। आप तो बस इतना जानो, उसने बोला कि भाई अगर तुम्हें वस्तु है उसको गति में बनाए रखना है तो तुम्हें किसकी आवश्यकता होगी, बल की। उन्होंने ऐसे परिभाषित किया, इन्हीं को मदद में लेते हुए कौन, फिर उसके बाद जब इन्होंने ऐसा बोला तो दूसरे साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली अब उसको अलग ही मजा आ रहा है। तो गैलीलियो गैलीली ने बोला कि भाई सुन, गति को बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गति को जारी रखने के लिए। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, कथन और सत्य में सवाल आ गया, या इनमें से कौन से सही नहीं है विकल्प। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये क्या, कि गति में बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है, और दूसरा है गति में बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं। कौन सा सही कौन सा गलत, इस बच्चे को दुविधा में है ये, इस बच्चे को जवाब चाहिए, बताओ कौन सही कौन गलत, आंसर दो इसको, कंफ्यूज हो गया है, बताइए कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत। गैलीलियो, गैलीलियो ने बिल्कुल सही कहा, और उन्होंने इस बात का प्रूव किया आनत तल को यूज करके। इंक्लाइंड प्लेन लिया, कैसे लिया मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 9th क्लास वैसे गरीबी में बीता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी बता देता, ज्यादा अपने काम का है नहीं, बट फिर बता। उन्होंने ऐसे लिया और यहां पर एक बॉल को छोड़ दिया। अब बॉल को छोड़, बॉल ऐसे आएगी, लाने वाला कौन, बल। नीचे तो कौन सा लगेगा, mg, लेकिन इधर लगता है mg साइन थीटा। क्या लगता है, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, चिंता मत करना। आनत तल के लोग लगता है mg का घटक mg साइन थीटा। भाई जब ये नीचे आ गया तो देखा ये यहां से चल के कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। बोलो,
जब ये यहां आया तब इसको चलाने वाला कौन था? घर्षण। कौन था? घर्षण। जी हाँ, घर्षण मदद करती है आपको। घर्षण एक बहुत समझदार व्यक्ति है, उसे पता है कब कहां और कैसे लगना है। और घर्षण जब पढ़ाऊंगा तो अपनी बुद्धि खोल लेना, वरना तुम्हारे घर्षण हो जाएंगे। शानदार चैप्टर। घर्षण को पता है फ्रिक्शन को कब, कहां और कैसे लगना है। यहां पर चलाने वाला कौन है? घर्षण। मुझे चलाने वाला, आपको चलाने वाला कौन है? घर्षण। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो आप चल नहीं पाओगे। तो यहां पर अभी घर्षण था और घर्षण यहां से यहां ले गया। बोलो भाई। और सोचो, तो जब ये ऊपर था तो स्थितिज ऊर्जा था इसके पास। कौन सा ऊर्जा था? हाइट थी। हाइट होती है तो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ऊंचाई की वजह से क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। जब ये नीचे आया तो स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हुआ? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक। इसके पास क्या आ चुका था? वेलोसिटी। फिर वो आगे बढ़ा। वैसे तो आप यहां समझो, यहां अभी फ्रिक्शन है, घर्षण जो उसको कहां लेके जा रहा था? आगे। तो गैलीलियो ने क्या किया? सोचा कि ठीक है, गति में लाने के लिए कौन जरूरी है? बल। लेकिन क्या एक बार गति में आ जाए तो उसको गति में बनाए रखने के लिए बल की जरूरत है? उसको प्रूव करने के लिए उसने इस बीच में घर्षण हटा दिया। ऐसा सतह लाया जो घर्षण रहित हो। वैसे तो घर्षण रहित कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो घर्षण होगा, बट फिर भी उन्होंने कैसा लाया? एक घर्षण रहित लाया, बीच में ये घर्षण रहित कर दिया। अब यहां से छोड़ा, देखा ये तो तब भी जा रहा है, अब तो घर्षण नहीं है। अरे बोल भाई, तब भी जा रहा है और बिल्कुल निरंतर जा रहा है। लंबी पट्टी कर दो, चलता जा रहा है। इसका मतलब है गति में बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं। हाँ, गति में लाने के लिए किसकी आवश्यकता है? बल। और ये बिल्कुल सही बोला। अगर कोई घर्षण रहित सतह है, वहां पर आप कुछ भी एक ऐसे रख दो, उसको ऐसे भी कर दो ना, वो चलता रहेगा, रोकने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। तो इस बात से तो ये बिल्कुल कथन कैसा है? सत्य। समझ गए? तो ये मैंने आपको अभी बस बताया। ओके, दोनों थे, इन्होंने बोला, लेकिन इनके अनुसार इन्होंने क्या बोला था? गति में लाने के लिए और गति में बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? बल की। इन्होंने बोला देखो भाई, तुम एक बात तो सही कह रहे हो, गति में लाने के लिए किसकी आवश्यकता है? बल की, लेकिन गति में बनाए रखने के लिए बल की जरूरत नहीं। अब बलों के प्रकार कहते हैं, नेचर में इतना तो इंग्लिश आता होगा कि ये भी सब ट्रांसलेट करके लाऊं मैं। नेचर में कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं? फंडामेंटल को बोलते हैं, अब चार है। कौन कौन से हैं? एक है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं? एक बार लिख दे रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा, आगे भी आएगा। समझ गए क्या? बार बार नहीं लिखूंगा, मैं पहले बोल रहा हूं हिंदी। गुरुत्वाकर्षण बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या बोलेंगे इसको? विद्युत भैया फिर से कह रहा हूं, एक बार लिख रहा हूं, ओए गरीब, आगे से नहीं लिखने वाला हूं। अगला बोलो। एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक को बोलते हैं दुर्बल परमाणु, दुर्बल ना क्या है, पहले इंग्लिश लिख दूं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को नाभिकीय बोलते हैं ना। बोलो क्या बोलूं भाई, हिंदी में इधर उधर हो जाए तो माफ कर देना। दुर्बल और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय।
यही 4 बल हैं फंडामेंटल आपके पास। सर जी अभी तो थोड़ी देर पहले घर्षण चिल्ला रहे थे आप, घर्षण बल, अविलंब बल चिल्ला रहे थे, तनाव बल होता है एक, टेंशन फोर्स एक, हाँ तो ये सब कहाँ है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, मतलब इन्हीं में सब आ जाएंगे, अब इन्हीं में सब समझ। सर स्थिर वैद्युतिकी बल इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी में आ जाएंगे। सर चुंबकीय बल दिख रहा होगा, विद्युत और चुंबकीय, तो सब इसी में समझ जाए। समझ गए क्या? तो कुल मिला के आपके नेचर में जो 4 फोर्सेस है, बिल्कुल बेसिक से। आज बेसिक उठेगा भी, अगली क्लास बेसिक से उठते उठते मैं कहां पहुंच जाऊंगा, सवाल पर। कहां पहुंच जाऊंगा, सवाल। आगे है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बलों के प्रकार। इसको हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, अब मैंने एक एक का नाम बोल दिया है। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय। अब इसका रेंज देखते हैं, कहां से कितनी दूर तक ये लग सकता है किसी भी दो वस्तु के बीच। तो इसका रेंज क्या है, आप पढ़े होंगे, सर ने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके अंदर तो कौन सा बल लगता है, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है, जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, क्योंकि आवेश है। और अंदर नाभिकीय किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सन होगा, तो उसमें कौन सा बल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट इनको बांध के रखा है जो, वो कौन है, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। वो हमेशा आपसे सर ने पढ़ा होगा कि जो त्रिज्या होता है नाभिक का, वो होता है R0 a की पावर 1/3। कोई बात, मुंह ऐसे बात देते हैं। सर ने आपको एक बताया होगा कि नाभिक की त्रिज्या फर्मी में होता है, ये तो बताया होगा, गरीब कहेंगे। फर्मी किसके ऑर्डर का होता है, -15 के ऑर्डर का, इसी को बोलते हैं फर्मी। क्या बोलते हैं, फर्मी। तो जब आप फर्मी में चले जाओगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और इसका रेंज कहां तक, 10⁻⁻16। अब बीच में है, ये क्या है लिखा हुआ, इसमें अभी मैं लिख देता हूं। वैसे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, रिलेटिव मतलब होता है सापेक्षिक। क्या बात करता है, सापेक्षिक। जब इसकी बात करो तो उसके सापेक्ष में ये कितने गुना ज्यादा ताकतवर होगा। तो मुझे जहां तक याद है इसका तो 1 आएगा, और इसका बहुत जगह आप गूगल पे देखोगे तो -38 या -39 होता है। और इन दोनों का मुझे याद नहीं आ रहा है, एक का 10⁻⁻2 या एक का 10⁻11। नहीं, ऑर्डर चेंज होगा। अब सुनो ध्यान से, ये दोनों मैं भी बता देता हूं आपको क्या होगा। बाकी ये देखो किसके बीच में लगेंगे, ये सारे वस्तु, सारे ऑब्जेक्ट के बीच में जब लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। और जो लगता है जिनके बीच में, उसका नाम होता है पार्टिकल, ग्रेविटॉन। देखो कुछ ज्यादा यूज नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं क्या है ये, ग्रेविटॉन है। पार्टिकल जो होगा ना, जिसके बीच में आप नाम रख दिया उसको, जैसे लाइट किसके बना हुआ है, फोटोन का, तो वैसे ही एक पार्टिकल जिनके बीच में ये लगता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटॉन। अगला है विद्युत चुंबकीय। ये किसके अमंग ऑपरेट्स होता है, तो चार्ज्ड पार्टिकल। और जैसे यहां ग्रेविटॉन बोलते हैं, यहां क्या बोल देते हैं, फोटोन। जो आवेश होंगे उनके बीच में जब लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ये सब क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय। लेकिन जब हम दुर्बल नाभिकीय बल की बात करते हैं, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जैसे एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है एंटी न्यूट्रॉन सब पढ़ाऊंगा कहां पर, मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स, फिर क्या पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो उसमें बताऊंगा एंटी न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रिनो क्या होता है। जब अल्फा डीके होता है, जब एक यूरेनियम टूटता है तो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, तो वहां पर न्यूट्रिनो
एंटी न्यूट्रिनो सब बाहर आते हैं, ठीक है, तो उस वक्त वहां पर वो यूज होगा। तो एंटी न्यूट्रिनो वगैरह सब देखोगे तो उसमें, और यहां पर जो प्रबल नाभिकीय बल है वहां पर आपको न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बोले ही तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स मतलब नाभिक, नाभिक किसका बना है पूरा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो जो न्यूक्लियॉन्स बोल दिया मतलब किसकी चर्चा कर रहा है ये, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की चर्चा कर। और फिर कैसे, हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मतलब क्या हुआ हैवियर, मतलब इसका हिंदी बताओ, हाँ समझ गए। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, सुन रहे हो मेरी बात, और ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं बस एक बार चर्चा करते हुए जा रहा था। किसका ऑर्डर हो जाता है 10 की पावर -2 और ये हो जाता है -30। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एक बार देखते जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लीजिए। ये एनसीईआरटी में है तो मैंने एक बार आपको बस बताते हुए, मैं सोचा दिखाते हुए आपको चला जाए। तो ये आपके पास आगे देखिए है संतुलित एवं असंतुलित बल, संतुलित एवं असंतुलित बल, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स दिख रहा होगा आपको, जब कुल बल क्या हो जाए जीरो, कुल बल क्या हो जाए जीरो, तो आप उसको क्या बोलोगे बैलेंस्ड फोर्स। और जब कुल बल जीरो नहीं हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो आप उसको बोलोगे अनबैलेंस्ड फोर्स। खूब खेले होगे टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचे हो स्कूल में, तो यही तो नहीं खेले हो क्या, खेले हो ना। अब ये मत बोलना सर हमारे स्कूल में रस्सी ही नहीं थी, क्योंकि हमारे भिंड मुरैना में तो रस्सी खींचते नहीं, रोटी खींचते हैं, रस्सी खा जाते हैं। तो कुल बल अगर जीरो नहीं है तभी तो फुटबॉल को किक करोगे तो फुटबॉल कहां जाएगी, मोशन में आएगी। और अगर आपके पास कुल बल जीरो है तो कुछ भी मोशन में नहीं है। कुल बल मतलब एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। समझ गए क्या, संतुलित असंतुलित। ये भी बताऊं क्या, संतुलित असंतुलित। देखिए मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में आपके जो हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन तक, घूर्णन गति तक, तब तक आपके पास जो बल मिलेंगे वो आपके पास ये बल मिलने वाले हैं। वेट जिसको बोलते हैं भार, और इसको आप बोल सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल। वैसे तो Gm1m2 बाई क्या होता है r², बट हम ऐसे समझेंगे mg जो कौन लगा रहा है अर्थ, वो भार हो जाएगा, ठीक है, इसको mg बोल देंगे। अभिलंब बल नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। एक बार देख लो, हिंदी बता रहा हूं, आगे नॉर्मल बोलूंगा, समझ ले। अभिलंब अभिलंब नहीं बोलूंगा बार बार मैं। टेंशन तनाव बल, तनाव बोला तो तुम ऐसे ही तनाव में आ जाते। कौन सा बल, तनाव। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल ही होता है। फ्रिक्शन, घर्षण बल। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आगे चल के तो बहुत सारे हैं। अभी केंद्रीय बल, अरे बोलो यार, अब केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सब बहुत सारे बल आएंगे, वो देखेंगे। बट इस चैप्टर में हम ये चलने वाले। अब देखो बल, अगर आप देखो इनमें से इन चारों को अगर आप देखो, ये एक संपर्क बल है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई, क्या बोलेंगे इसको,
हिंदी इधर उधर हो तो मुझे माफ कर देना। और ये है नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स को? सर जी संपर्क बोलते ही, कांटेक्ट बोलते ही एक ही चीज समझ में आती है, टच। क्या समझ में आता है? टच। जहां जहां टच होंगे, जहां जहां, वहां वहां ये चारों पैदा हो जाएंगे, वहां वहां। अब चारों में कब क्या होगा वो अलग अलग जगह होगा। बोल भाई, मैं इसको एक रस्सी से बांध के लटका दूं तो अभिलंब नहीं है यहां, रस्सी में कौन आएगा? तनाव आएगा। लेकिन टच है, रस्सी किससे बंधी है? तो दोनों में क्या है? टच। कांटेक्ट है, क्या है? संपर्क बल। ये चारों कैसे बल है? संपर्क बल। अब कहीं स्प्रिंग लगी है तो स्प्रिंग फोर्स आएगा, बट वो भी किसका एग्जांपल है? संपर्क बल। उसमें भी स्प्रिंग बल तभी आएगा जब उसको क्या करोगे? खींचोगे, और खींचने के लिए तुम्हें उसको टच करना पड़ेगा। आगे देखिए, समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो ये तब आएगा जब 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 टच होगा। क्या होगा? टच। देखो अलग ही मजा आ रहा है। लेकिन टच हो और ये आए, जैसे टच हो और अभिलंब बल आए, ये जरूरी, ये भी मैं आगे बताऊं। सिर्फ टच हो और अभिलंब बल आ जाए पाप है। टच के साथ साथ तुम्हें उसे कंप्रेस भी करना हो, उसको दबाना होगा। तो सुनो बे, समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो सिर्फ टच करने से काम नहीं चले। आगे चलते हैं और सुनो, जितने टच होंगे उतने अभिलंब बल आएंगे, उतने घर्षण बल आएंगे। जहां जहां टच होगा वहां वहां आएगा, और जितनी बार टच होगा उतनी बार आएगा। कभी कभी बच्चे एफबीडी बनाने में गलती कर देते हैं, कहीं फ्रिक्शन छोड़ दिया। अरे भाई देख लो कितनी जगह टच है, जितने जगह टच है उतनी बार कौन आएगा? घर्षण बल। उतनी बार कौन आएगा? अभिलंब बल। बोलोगे भाई? तो ध्यान रखिए, तो ऐसे बलों को क्या बोलते हैं? संपर्क बल। लेकिन भार, बोतल को भी मैं अब हवा में थी कुछ देर के लिए, क्या भार लगी कि नहीं लगी? बट किसी से संपर्क। स्थिर विद्युत बल आवेशों के बीच में एक दूसरे को क्या मारते हैं? रिपल्सन मारते हैं। क्या मारते हैं? रिपल्सन। वो नहीं है, एक दूसरे को क्या मारते हैं? रिपल्सन मारते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं, बट फिर भी एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। बहुत खूब, ट्रांसलेट करने में तो तुम लोग बहुत अच्छे हो। आगे है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ट्रांसलेट करो जरा। न्यूटन का गति के प्रथम नियम। और वाह क्या, ऐसा ही फिजिक्स हो तो कितना मजा आ जाए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहती है। और यदि वह स्थिर वेग से गति कर रहा है, कांस्टेंट से, नियत वेग से, तो वह स्थिर वेग से तब तक चलती रहती है जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अंदर से घुटन सी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ लिखा हुआ है, मतलब सही है बट कुछ और चीज लिखा होता, जुड़ा होता तो ज्यादा अच्छा ये बताता। बताओ क्या? मैं स्थिर अवस्था में हूं तो स्थिर में रहना चाहूंगा, मैं गतिशील अवस्था में हूं तो गतिशील में रहना चाहूंगा, तब तक जब तक मुझ पर बाहर से कोई असंतुलित बल, बाहरी असंतुलित बल। बात को समझिए। बच्चा सोच सकता है बाहरी बल, अरे बाहरी कैसा? बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? अनबैलेंस्ड। उसका एग्जाम्पल समझिए। चारों थे,
बोले चलो मजे करके आते हैं, चले गए। अपनी खटारा लेके गए, खटारा रास्ते में क्या हो गई, खराब हो गई। चारों बेवकूफ, एक बेवकूफ सामने से धक्का देने लगा, एक गाड़ी के नीचे से दे रहा है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है यार। और सब समान बल दे रहे हैं, ये पीछे से, ये आगे से, ये नीचे से, ये पगली नहीं मतलब पापा की पड़ी है ये, कोई मतलब है यार, ऊपर चढ़ के नीचे तक। नोटी कहीं की। चारों तरफ से एफ 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 बल लगा, बताओ कैसा हो गया ये, क्या गतिशील हो जाएगा? अगर पहले खराब होगी तो रुक गई, बट उसको ये किसमें ला रहे थे, गतिशील अवस्था। तो तुम्हें कैसा लगाना पड़ेगा, कैसा लगाना पड़ेगा, असंतुलित। तो मैंने बोला अगर कोई गतिशील में है तो गतिशील में रहेगा, कोई विरामावस्था में तो विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक बाहरी असंतुलित बल न लगाया। बाहरी संतुलित लगाओ तब भी किस पे रहेगा, स्थिर रहेगा। तो कैसा, असंतुलित। तो ये कैसे बल है, असंतुलित बल है। क्या चमका, ठीक है भाई। आगे देखिए, जड़त्व, वही कह रहा है, ये भी कह रहा है कि भाई मैं रेस्ट पे हूं तो मैं किस में रहना चाहूंगा, तुम मुझे किस में लाना चाह रहे हो, मोशन में। तो मैं उसका क्या करूंगा, अपोज करूंगा। सर जी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूं, वो तो जबरदस्ती घर वाले क्या कर दिए, भेज दिए हैं। तो तुम तब भी क्या करते हो, तुम तो बहुत बेहतर एग्जाम्पल हो जड़त्व का। मुझे पढ़ना ही नहीं है, मेरे घर वाले पढ़ा रहे हैं, तो मैं उसका क्या करूंगा, अपोज करूंगा। कैसे, नहीं पढ़ के, है ना। और खुद को क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा, नहीं पढ़ने में, चोर सबके। देख लो, पिंड का वह गुण है, गुण अवगुण है ये, ठीक है। पढ़ लिया करो थोड़ा सा, जिसके कारण वह अपनी विश्राम अवस्था या गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। क्या ऐसा ही तो न्यूटन का प्रथम नियम है कि मैं रेस्ट पे हूं तो किस पे रहना चाहूंगा, रेस्ट पर। मोशन में है तो किस पे रहना चाहूंगा। तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जड़त्व का, भाई माफ कर देना, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गधेरा हूं, चार में से बोलेगा कौन सा इनकरेक्ट है या कौन सा करेक्ट है, उसमें से एक लिखा होगा क्या, न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो कैसा है, चलिए, किसी पिंड का द्रव्यमान, अच्छा यहां तक तो पढ़ लिया, आगे पढ़ो। किसी पिंड का द्रव्यमान उसकी का मात्रात्मक या संख्यात्मक माप है। सुनिएगा, भाई किसका जड़त्व ज्यादा, किसका जड़त्व कम, या जड़त्व का मुझे मापन करना है, तो उसके लिए आपको क्या मापना पड़ेगा, द्रव्यमान। तो वही कह रहा है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान ही उसका जड़त्व का मापन होगा। अगर तुम्हें बताना है किसका जड़त्व ज्यादा है तो उसका मापो, द्रव्यमान मापो। तो एक लाइन है जो चीख चीख कर आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही कि भाई जड़त्व एक भौतिक राशि है। बोलो है कि नहीं, माप सकते हैं कि नहीं, माप सकते हैं। किसको माप करके, द्रव्यमान को। अगर आज के बाद जड़त्व को तुम्हें मापना है तो क्या मापना पड़ेगा, द्रव्यमान। तो जड़त्व कैसा है, एक भौतिक राशि है। ऐसा बोलते ही ये पाप है। क्या है ये, पाप। गधेरे जड़त्व को कभी माप
नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? जड़त्व, जड़त्व को हम कंपेयर कर सकते हैं, किसका ज्यादा किसका कम। कभी भी जड़त्व को माप, और जिस चीज को माप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं होगा। वो कैसा है? गैर भौतिक राशि। चमका स्टेटमेंट आया, इनर्शिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी, जड़त्व एक भौतिक राशि। तो बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेशन, असर्शन हो गया, कथन। अरे बोलोगे एक्सप्लेनेशन इसका? इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है, कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको माप नहीं सकते। कंपेयर करने के लिए क्या मापना पड़ेगा? द्रव्यमान। क्या मापना पड़ेगा? तो जड़त्व एक भौतिक राशि है? नहीं। कैसी है? मतलब नहीं है, ये लिख जाओ। इनर्शिया इज नॉट अ इनर्शिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। नहीं, इनर्शिया इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात, क्या कर सकते हैं इनर्शिया को? जड़त्व को कंपेयर का हिंदी समझते हो ना? कंपेयर कर, जड़त्व को सिर्फ क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? द्रव्यमान को माप कर। तो देखो ये साफ साफ लिखा है, इनर्शिया समानुपाती होता है किसके? द्रव्यमान के। ज्यादा, पूरा हिंदी लिखना पड़ता है यार। ज्यादा द्रव्यमान तो बताओ क्या होगा? ज्यादा जड़त्व। अगला वाला मैं नहीं लिख रहा, कम द्रव्यमान तो कम। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? बताओ, जड़त्व का यूनिट क्या होगा? मात्रक। जो मास का होगा। जड़त्व का क्या होगा? मात्रक। जो मास का होगा। मास का बताओ क्या होगा? बताओ। केजी। जड़त्व का मात्रक। मास का क्या हो गया? केजी। समझ गए? बताओ विमाएं जड़त्व के। एम। मात्रक ये हुआ, विमाएं एम। बाकी L0 T0। सिंपल। और ये लिखते ही आप खत्म हो जाओगे। अभी ऊपर लिख रहे हो जड़त्व को माप ही नहीं सकते, तभी तो कैसा है? गैर भौतिक राशि। फिर तुमसे पूछता हूं तो मात्र तुम केजी का बता रहे हो, का गधेरे हो क्या? नहीं होना। तो बिल्कुल जड़त्व विमाहीन और मात्रकहीन होते हैं। जब मापा ही नहीं जा सकता, अरे बोल भाई, तो जड़त्व कैसा है? मात्रकहीन और विमाहीन है। ध्यान से, जड़त्व मात्रकहीन। भाई आप जो छोटी छोटी गलतियां कर सकते हो वो सब मैं लेकर चल रहा हूं। थ्योरी ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन थ्योरेटिकल जो सवाल बन रहे हैं उसको डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। समझ गए क्या बोल रहा हूं? मात्रकहीन विमाहीन होती। क्या जड़त्व के बारे में ज्ञान समझ आया? अगर तुम मुझे विराम अवस्था से किस में लाओगे? गतिशील अवस्था में। उसका क्या करूंगा? एक सवाल है, कौन सी रस्सी टूट जाएगी? एक ब्लॉक है m मास का, दो रस्सी है, एक A और B। आप नीचे से खींच रहे हो, दो तरीके से खींच रहे हो। गरीब और इंग्लिश लिखा है पर तुम्हें समझ आएगी। सडनली मतलब अचानक से, झटका दे। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और आके कलेश करके चले जाना। भाई मेरी क्लास में लड़कियां मुझे बहुत गाली देती, कहती है तुम्हें भी गाली देती है। तुम्हारे जिंदगी में कौन सा कलेश आ गया? देख रहे हो, का बाल विवाह हो गया है का? चलिए देखिए, बचाइए। सडनली, अचानक और धीरे धीरे। अचानक अगर करेंगे तो कौन सी रस्सी टूटेगी? ए या बी? सवाल है, आता है, ए या बी? कौन सा? एक मिनट रुक जाओ।
कितने लोग कहते हैं बी? ठीक है। कितने लोग कहते हैं ए? कुछ लोग निर्दलीय पार्टी से हैं, हमारा नोटा है, किसी को भी समर्थन। कुछ लोग कहेंगे सर हम आपके साथ हैं, नेता कैसा हो? आरएम मेहता जैसा। नेता आरएम मेहता, अरे वाह। देखिए सडनली खींचोगे तो बी टूटेगा। कौन सा टूटेगा रे? बी टूटेगा। जैसे तुम सुनना, अभी सब विरामावस्था में, तुम सडनली बी को खींचोगे, बोलो, तो सडनली मतलब समय बहुत कम लगा, उतने कम समय में ऊपर वो तनाव बल नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच में कौन है? मास है। वो भार क्या करेगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट को क्या करेगा? फॉलो करेगा। क्या कहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? अभी आगे पढ़ाऊंगा। फिर भी मैं स्थिर अवस्था में हूं तो किस में रहना चाहूंगा? स्थिर अवस्था। रस्सी मतलब मोटी रस्सी नहीं है, धागा है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, शॉर्ट्स में देखना आप। गुड्डा है, उसके नीचे ऊपर और 2 रस्सी बांध के, नीचे वाले में तो नीचे वाला टूटा है, और बहुत स्लोली खींचा हूं तो कौन सा वाला टूटा है? ऊपर वाला। आपने देखा है क्या वो वाला? और स्लोली खींचोगे तो कौन सा टूटेगा? ए टूटेगा। क्योंकि ये किस में? विरामावस्था में। जब तुम तुरंत खींच दोगे तो ये यहां ट्रांसफर नहीं हो पाए, और इसमें जो तनाव बल होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसके मुकाबले? ऊपर वाले के मुकाबले, और ये टूट जाएगा। लेकिन जब तुम धीरे धीरे खींचोगे तो तुम यहां इफेक्ट कर रहे हो। ऐसे समझो, इस पूरे को क्या मान लोगे फिर? सिस्टम। क्या मान लोगे? सिस्टम। और जब आप खींचोगे तो ये कहां से टूटेगा? ऊपर से, और पूरा सिस्टम कहां जाएगा? नीचे। ध्यान से सुनिएगा, देखो कुछों को अलग ही मजा आ रहा है। अब 2 है, बताओ, तोड़ेगा नहीं, टूटेगा। कौन सा? कांच नहीं। हाँ सही है, कौन सा कांच तोड़ेगा? बताओ कौन सा तोड़ेगा? बॉल या बुलेट? कुछ गरीब तो कहेंगे हैं बुलेट से नहीं टूटेगा, बॉल से टूटेगा। दोनों से टूटना चाहिए, दोनों से भी टूट जाएगा। अगर कांच तुम और मुझ जैसे गरीब के घर का है, क्योंकि अपन हाई क्वालिटी वाला ग्लास से लगा नहीं सकते, बुलेट भी जाएगी तब भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन यहां कांच अच्छा सा है, सुंदर सा, टिकाऊ सा, समझ गए? अब मोदी जी का हो तो वहां तो अंदर भी बुलेट भी नहीं जा पाए, बोलोगे भाई। लेकिन अगर आप देखोगे तो बुलेट छेद करते हुए चली जाएगी अगर अच्छा गिलास है तो, बट पूरी गिलास टूटने वाली। लेकिन बॉल जब तुम मारोगे, सर ये तो बचपन ऐसे ही बीता है, तोड़ने में तो एक्सपर्ट है। क्योंकि जो टक्कर का, वही इधर सुन, टक्कर का जो टाइम है, समय किसका ज्यादा है? बॉल का ज्यादा है। किससे? बुलेट से। तो वो क्या करेगा? बुलेट बहुत कम समय के लिए टच में आएगा, तो सब बहुत कम समय के लिए आएगा तो वो तुरंत पास हो जाएगा, और जो बाकी पूरा किस में था? रेस्ट में। तो उतने से हिस्से को ही किस में ला पाएगा? मोशन में लाता है। बाकी सब तो किस में रह जाएगा? स्थिर में। लेकिन बॉल ज्यादा टाइम के लिए जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड उतनी होगी नहीं, तो ज्यादा टाइम के लिए किसके कांटेक्ट में रहेगा? कांच के। और उससे ज्यादा भी सरफेस एरिया है, तो वो क्या करेगा? कांच को अच्छे से, जो आसपास जो भी रेस्ट में थे स्थिर अवस्था में, उसको भी किस में ला देगा? वो मोशन। तो ये वाला तोड़ देगा। समझ गए भाई? सवाल बन सकता है, जो पढ़ा रहा हूं उसी में सवाल बना रहा हूं। ये सिर्फ क्या कर देगा? छेद कर देगा। कौन सा वो मूवी है, दबंग, शेदी सिंह, उसी में तो होता है। तुम दबंग भी नहीं। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इसको ट्रांसलेट करो। जड़त्व के पहला बताइए, विराम अवस्था का।
ये तो खूब किए होंगे जो गांव के होंगे, मैं खुद भी गांव का, मुझे पता है मैंने क्या किया। हम तो वैसे ढेले से मारते थे। अरे बोल भाई, क्योंकि अगर वहां गए और आ गया तो भागना भी तो है यार। जाके पेट, अरे यार दूर से मार के दूर से ही भाग लेंगे यार। अब कौन जाए यार वहां, बोलो यार। हाँ, टूट के गिर गया तो दौड़ के, तब तो रिस्क ले सकता है। जब गिरा ही नहीं तो काहे का रिस्क, खुब की हो गया। नहीं हो माली तो फिर क्या दिक्कत है, जाके 5-10। तो ये किसका है? विराम अवस्था का जड़। आपसे सवाल आ सकता है, सेकिंग ऑफ ट्रीज या सेकिंग ऑफ ब्रांच ऑफ ट्रीज। आप अगर किसी भी पेड़ के शाखा को हिला रहे हो तो अभी वो किस पर था? विराम अवस्था पे था। जैसे आप उसको सेक करोगे तो कौन सी अवस्था में आएगा? वो गतिशील अवस्था में आने की कोशिश करेगा और उसको वहां टूट करके कहां आना पड़ेगा? नीचे आना, क्योंकि वो किस पे रहना चाहेगा? विराम अवस्था में। तो इसको बोलेंगे सेकिंग ऑफ ट्रीज। मैं हिंदी में समझ गए क्या आप? आगे देखिए, इतना मान बस है, सडनली अचानक से बस रुकी हुई थी, ये सब तुम्हें हाई कर रहा है और सडनली बस चल गई। सब बाय पीछे की ओर कि आगे की ओर, सडनली बस चल गई, अचानक बस चल गई, अचानक चल गई। बताओ आगे की तरफ जाएंगे या पीछे की तरफ? किधर की ओर? पीछे की। बैकवर्ड बोलते हैं इसको, पीछे की तरफ। अरे बोलो भाई, क्यों? क्योंकि मेरा पांव अभी किस पर है? रेस्ट पर है। और तुम जैसे ही सडनली लाए, तुम किस में लाना चाहोगे? मोशन। बट मेरा पांव तो किस में जाना चाहेगा? रेस्ट पर। तो तेरे मोशन का अपोज करेगा तो किधर जाएगा? पीछे। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। अब मतलब, अब ये घुड़सवारी आप कहां तुम गरीब की होगे? तुम तो भैंस पे बैठ कर जाते हो। हम गए हैं कितनी बार। हाँ, मजाक नहीं, मस्त मजा आता है भाई। हमारे घर में अभी एक बकरी है। हाँ, अभी तुम बोलो तो मैं वीडियो कॉल पे दिखा दूं, मम्मी को भी कॉल कर दो। और मस्त बाहुबली है वो। उसका नाम क्या रखे है? बाहुबली। अब वो क्या है कि बकरी, उसका पैसा जो अभी मिल रहा है 30-35 हजार रुपए मिल रहा है। बकरी छोटी सी थी, अब बड़ी होगी, बलशाली, घर में खाना खिलाए तो 35 हजार देख के पापा का लालच तो आ रहा है। बट वो बाहुबली, अगर मेरी मम्मी या बहन अगर कहीं भी चलेगी, आंख से आंसू गिरते हैं उसके, मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूं। अगर गई ना मम्मी, एक दिन ऐसे गुस्सा करके बहन थोड़ा सा घर के बाहर, तो उसके पीछे पीछे चलेगी। मम्मी अगर गायब हो गई, एक दिन के लिए नानी के यहाँ चलेगी, भाई साहब उसकी हालत खराब। अब माँ का क्या इमोशन जुड़ा हुआ है उससे। पापा इधर 35 हजार, रोज लड़ाई होती। हाँ, फिर मेरे पास फोन आता, देखो, फिर मैं सॉल्व करता, पापा जी। तो फिर जो है, अरे क्या हो गया, गांव में भैंस बकरी नहीं होते हैं क्या? हमारे घर में, तुम्हें फोटो दिखाऊं क्या? मेरा भाई का तो शकल ऐसे बकरी जैसे ऐसे करके मैं जाऊंगा ना, आ जाएगा तुरंत दौड़ करके। वो बाहर नहीं सोता है, घर में ही आके सोता है वो। अब पापा को आता है गुस्सा, क्योंकि उसके बाल है वो घर में फैल जाते हैं। अब उसको, अब जब तक है पूरा एकदम थुलथुल मोटा सा हो गया। बकरी की उम्र कितनी होती है? कितनी उम्र होती है एक बकरी की? सर क्या पूछ लिया सर आपने? सर फिजिक्स तो हमारा अच्छा है, बायो ही हिला हुआ है सर। चल ए, कुत्ता खा रहे हो? इधर आ जाओ, देखिए इधर आ जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं मनी मन, हाँ उधर दो डिस्कस कर रहे हैं, एक बकरी 35 हजार, अगर 50 रख ले अपन तो प्लानिंग चल रहा है। देखिए सर, ये अचानक से फिर घोड़ा तो किधर जाएगा? पीछे। ये तो खूब आपने देखा होगा, सर करके दिखाओ एक्सपेरिमेंट। हट साल,
टॉवेल सडनली खींचेंगे और एक बार धीरे से खींचेंगे। बोलो सही है क्या? सडनली के टाइम पे बताओ सिक्का कहां गिरेगा? ग्लास। एक से एक आइटम, तुम पे आइटम सॉन्ग भी नहीं बन सकता सर, क्योंकि तुम विचित्र प्रकार का आइटम। यार देखो ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं क्या करूं यार, मतलब यार अब भगवान ने दिया ऐसे बच्चे तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर। मैं कह रहा हूं सडनली खींच दूंगा, कह रहा हवा में ही रह जाएगा यार सिक्का। ही इज मैजिशियन, ट्रूली मैजिशियन। अगर मैं सडनली खींच दूंगा कार्डबोर्ड तो सिक्का कहां जाएगा? ग्लास में। हे भगवान, मजा आ जाता है। सिक्का ग्लास के अंदर, और आराम से खींचोगे तो वो आपके कार्डबोर्ड के साथ आएगा, क्योंकि जब तुम आराम से खींचोगे तो समझो किस पे रखे? रेस्ट पे। तो वो भी किस पे रहना चाहेगा? रेस्ट पे। तो उसके साथ ही कहां जाएगा? बाहर। तो सिक्का बाहर, सिक्का कहां जाएगी? ग्लास के बाहर। अरे समझ गए ना, ग्लास में नहीं गिरेगा, बाहर चला जाएगा। अगला है गति का जड़त्व। देखिए क्या कह रहा है, यह किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थ होता है। और सही बात है। और इसी में ऐसे ही लिखोगे उधर, किसी पिंड की अपनी स्थिर अवस्था को स्वयं बदलने में क्या असमर्थता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जरा देखो क्या कह रहा है। देखो ये तो तुमने पढ़ लिया सर, इससे तो सवाल नहीं आता। सवाल देखो नीचे है, चलती ट्रेन में बैठे यात्री द्वारा एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ये सही है, गेंद के साथ खेल कहां फेंक दी? सवाल देखिए, तीनों बताना है, सत्य है या असत्य है। यदि ट्रेन निरंतर वेग से चल रहा है, ट्रेन कैसे चल रही है? निरंतर वेग से, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ गए? पहले में आपने वेलोसिटी क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो क्या बोल रहा है देखो, तो यात्री के हाथ में कहां जाएगा? वापस आ जाएगा। सत्य है या असत्य है? मैंने बॉल ऊपर फेंका और ट्रेन कहां जा रही है? आगे। मैंने बॉल कहां फेंका? ऊपर। तो बताओ थोड़ी देर बाद बॉल क्या यात्री के हाथ में वापस आ जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा? देखिए ये है सत्य। देखे, इसीलिए सवाल कराना था। बिल्कुल सही है ये। मेरे प्यारे और गरीब बच्चों, किसी भी ऐसी चीज जिसमें वेग हो और त्वरण हो, उसमें से किसी भी चीज को छोड़ते हो तो उसका क्या ट्रांसफर होता है? वेग। त्वरण ट्रांसफर। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने तो छोड़ना ऐसे होता है, आप तो कहां फेंक रहे हो? ऊपर। हाँ, ऊपर फेंक रहे हैं। किसमें? वाई में दिए वेलोसिटी, लेकिन एक्स में तो नहीं दिए ना। एक्स में तो ट्रेन एक्स में चल रही थी, कितने से? वी से। तो वो तो इस बॉल को क्या मिलेगा? वी। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या बोला? किसी भी चीज से छोड़ते हो तो इसकी कौन सी रफ्तार ट्रांसफर होगी? तो इसको कौन सा मिल जाएगा? वी। कौन सा मिलेगा? वी। कौन सा वाला? एक्स वाला। अब बताओ, जितने समय में, टी समय में तुम कहां चलोगे? आगे। और आगे ले जाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? यही वाला। इसको भी कहां ले जाएगा? आगे। और वापस बॉल तुम्हारे हाथ में आए। जी हाँ, सही कह रहा हूं। कुछ कह रहे हैं गलत पढ़ा रहा है। अबे सही पढ़ा रहा हूं। तुम बॉल कहां फेंके तो बॉल को कौन सी रफ्तार मिलेगी? कौन सी? और तुम्हारी भी कहां होगी? वी। किसमें? हॉरिजॉन्टल में। तुम जितना दूर आगे चलोगे, किसी टी टाइम में सोचो ना, विस्थापन, वेग इनटू समय, तो दोनों का विस्थापन किसमें? एक्स में। क्या होगा? से। तो वापस बॉल किसमें आ जाएगी? हाँ, यात्री से आगे आएगी। कह रहा है यदि ट्रेन मंदन हो रहा है, मंदन हो रही है मतलब धीमी। कह रहा है अगर तुमने ट्रेन को क्या कर दिया? धीमी कर दिया, तो कहां पर आएगा वो? आगे। बताओ सही है गलत? बोलो, सत्य या असत्य? सही है।
खुद सोचो, तुमने जिस वक्त फेंका उस वक्त मान लो तुम्हारी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, बॉल को भी कितनी मिल गई 10, लेकिन अब तुम अपनी स्पीड क्या कर रहे हो, कम, तुम्हारा हो जाएगा 8, 7, 6, लेकिन बॉल के पास तो क्या रहा 10, तो ये तुम्हें कहां जाते दिखेंगे, आगे। तो बिल्कुल कैसा है, इनफैक्ट ये भी क्या है, यात्री के कहां गिरेगी, पीछे। यदि ट्रेन क्या हो जाए, तेज। अब सोचो, तुमने जब फेंका 10 दोनों का था, लेकिन अब तुम्हारी रफ्तार क्या हो गई, ज्यादा, तो बॉल कहां छूट जाएगी, पीछे, तो बॉल कहां गिरेगी, पीछे। तो ध्यान से ये सवाल है तीनों, क्या कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अरे आ रहा है, तो ये तीनों सवाल थे, सवाल हमने सॉल्व कर दिए। थ्योरी पढ़ा रहा हूं, बट थ्योरी में भी सवाल बता रहा हूं। यह किसी पिंड की अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में क्या होता है, असमर्थता है, इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। देखो ये कहां जाएगा, आगे। जब आगे जा रहा था सडनली इसने क्या लिया, टर्न लिया, अब इसकी दिशा कहां थी, अब तुम कैसे कर रहे हो, ऐसे, तो अपनी दिशा का ये क्या करेगा, चेंज करने में अपोज करेगा। तो इसीलिए जब तुम टर्न लेते हो, तुमने देखा होगा कि तुम किधर की ओर भागते हो, इधर की ओर, रेडियली आउटवर्ड्स। अरे ऐसे टर्न हो गए तो तुम किधर की ओर, बाहर की ओर, किधर की ओर, बाहर की ओर। देखो नीचे क्या लिखा, जब एक सीधी चलती कार तेजी से मुड़ती है तो अंदर बैठे व्यक्ति को रेडियल रूप से बाहर की ओर एक बल महसूस, अरे तुम गाड़ी का भी घुमा दो ऐसे, तुम किधर की ओर, बाहर की ओर फेंकने का। और कौन सा लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, कौन सा, ये कहां पढ़ाएंगे, वृत्तीय गति। बट फिर भी आप समझिए, जब आप ऐसे घुमाओगे तो आप पर एक बाहर की ओर क्या लगेगा, या फिर इसको और अच्छे से आपको देखना है तो तुमने देखा होगा कटिंग करने वाला गोल गोल जो घूमता है, उसमें मस्त आपको लाल लाल आग दिखेगा रेडियली में। तो क्या करें, जब चाकू को पीसने वाले पत्थर पर दबाया जाता है तो उत्पन्न चिंगारी स्पर्श रेखा दिशा में चलती है। तो वहां से भी आप फील कर सकते हो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अरे नहीं देखे हो क्या, अरे देखो काटते हुए, तो ये इस तरीके से आपको चिंगारी हमेशा किस में दिखेगी, टेंजेंशियल में, स्पर्शीय रेखीय में। तो वहां पर आप अच्छे से देख सकते हो कैसे कैसे वो क्या हो रही है, मुड़ रही। ये चारों सवाल है, खटाखट बता दीजिए और मैं भर देता हूं उसको। प्रारंभ में आराम की स्थिति में और अचानक गति यू प्राप्त कर लेता है तो अंदर की यात्री किधर की ओर, आगे की ओर या पीछे की ओर, पीछे की ओर। और इसका नाम क्या होगा, थोड़ा सा इंग्लिश का ट्रांसलेशन थोड़ा हिंदी गलत हो गया, बट आप समझो। तो अंदर की यात्री कहां की ओर, पीछे की ओर। ये डॉट डॉट उधर चला गया है ना, हाँ मुझे ये लिखना है कि किसके जड़त्व के कारण होगा ये, ग्राउंड नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन की वजह से। इसको क्या बोलेंगे, बताओ, अरे कारण बताओ क्या हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अभी पढ़ाया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये कारण है। अरे समझ गए क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा ट्रांसलेशन कैसे करती, ये डॉट डॉट यहां आएगा, समझ गए क्या बोल रहा हूं, वो गलती हो गई है। वो यात्री किसके कारण, हाँ विरामावस्था के, मैं इंग्लिश लिख दूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, यहां आएगा डॉट, समझ गए ना, किधर की ओर, पीछे की ओर गति करेगा, समझ गए क्या, पीछे की ओर जाएगा। अगला पढ़ो, तो प्रारंभ में गति कितना था, u, साथ चलने पर दाहिनी ओर मुड़ता है तो किधर की ओर जाएगा, बाहर की ओर। तो अंदर का यात्री किसके कारण, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण बाहर की ओर
बल महसूस करेगा या बाहर की ओर जाएगा। समझ गए क्या? अगला पढ़ो। प्रारंभ में गति u के साथ चलने पर ब्रेक लगाए। प्रारंभ में u चल रहे थे, सडनली क्या लगा दिया? ब्रेक लगाए तो बताओ क्या होगा? किधर की ओर? आगे। हाँ, कौन सा था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं, मोशन। लिख लो, नशेरी कहीं के। और कारण कहां जाएगा? आगे। और ये आपका होमवर्क है कि एक कार चल रही है और उसमें आपने एक बॉल को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। तो ये कैसा पथ लेगा? गेंद का पथ 3 होगा। एक तो ये बॉल कैसे आ सकती है? बिल्कुल नीचे, एक ऐसे और एक पीछे। ये 3 पथ हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको बताना है ये कैसा पथ लेगा। वो देखेंगे। रेखीय संवेग, किसी गतिमान पिंड की गति का कुल मात्रा को ही क्या कहते हैं? पिंड का संवेग। सिंपल समझो, संवेग क्या है? सुनो, संवेग क्या है? देखो, क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितना गति है उसके अंदर, उसी को क्या बोलते हैं? संवेग। देखो, एक बार बॉल फेंका जा रहा है, एक बार रॉकी भाई आ चुके हैं, केजीएफ देखा होगा आपने, और एक बार कौन सी आ रही है? बुलेट ट्रेन। तुम तीनों के किस केस में तुम्हें जीवन की परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी? पहले देखना, किस केस में तुम मर जाओगे तुरंत? मरना नहीं है। किस केस में तुरंत निपटने वाला केस कौन सा है बताओ? अच्छा, दूसरे में तुरंत और तीसरे में नहीं। तुम किसके सामने आना पसंद करोगे ये बताओ? इसका जवाब तो दे दो यार। तुम किसके सामने आना पसंद करोगे? क्यों? क्योंकि इन दोनों में तुम्हारी मौत तय है कि नहीं है? और किसमें जल्दी मौत है? किसमें जल्दी मौत है? बुलेट की स्पीड ज्यादा या ट्रेन की स्पीड ज्यादा? तब भी कह रहा है बुलेट की स्पीड ज्यादा, लेकिन यमराज को कहां बोल रहे हैं? ट्रेन से आने के। इन दोनों में किसमें मौत जल्दी हो सकती है? गधेरों, बुलेट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा। किससे? ये तो पता है ना, बोलो यार। बताओ, किसका संवेग सबसे ज्यादा? किसका संवेग ज्यादा? कौन है रे? शादी के बाद बीवी यही बॉल मुंह में ठूस के मारेगी, ठीक है? आइटम है यार एक। वो सोच रहा है छोड़ो यार, ये लोग बुलेट ट्रेन में कर रहे हैं, मैं सीधा बॉल पे ही जाता। देखिए, संवेग होता है द्रव्यमान और इंटू वेग का प्रोडक्ट का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। भले इसका द्रव्यमान क्या है, इसको तो छोड़ ही दो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। ऐसे बोल तो तुम्हें रोज लगते हैं। इन दोनों में किसका संवेग ज्यादा होगा? लास्ट बार पूछ रहा हूं। ट्रेन का। इसका मास क्या है? ज्यादा। लेकिन बुलेट का मास कम है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी किसके मुकाबले से? समझ गए? बहुत भयंकर वेलोसिटी से जा रही। तो आप बोलोगे संवेग किसका ज्यादा हो जाएगा? बुलेट। बोलोगे? अरे बुलेट में मास नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि उसकी वेलोसिटी बहुत क्या हो जाए? ज्यादा। तो आप ऐसे नहीं बता पाओगे। लेकिन एक जो हमें समझ आता है कि बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, गतिशील होगी, तो हम क्या बोल देंगे? बुलेट का संवेग सबसे ज्यादा। तो हाँ, तुम ऐसा कर दो कि बुलेट की बराबर इस बुलेट ट्रेन को भी क्या दे दो? रफ्तार दे दो। तब तो किसका ज्यादा है? बुलेट ट्रेन, क्योंकि इसकी मास भी ज्यादा है। समझ गया क्या कहना चाह? तो मैं बस ये चाह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास में किसको मल्टीप्लाई करेंगे? वेग को।
तो उसको क्या बोलते हैं? संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग। जरा बताओ, यूनिट बताओ। केजी मीटर पर सेकंड। पता नहीं क्या सोच रहे हैं, बताओ कैसा है? सदिश या अदिश? सदिश है भाई। कैसा राशि है? सदिश राशि। दिख रहा है ऊपर क्या लगा चुका हूं? समझ गए? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। कैसा राशि है? सदिश। मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। विमाएं बताओ। एम एल टी -1। देखो इसको, 2 मीटर पर सेकंड की गति से पश्चिम की ओर बढ़ती हुई 5 किलोग्राम की गेंद के संवेग का वर्णन करें। आपको गेंद के परिमाण और दिशा दोनों के बारे में जानकारी शामिल करनी है। सिंपल है। कोई सवाल है? एक बॉल है, एक सिंपल, किधर की ओर? पश्चिम। आधों को तो यही नहीं पता। हाँ यही तो है, मुझे पता है। ठीक है, कितना केजी है? 5 केजी। कितना मीटर पर सेकंड? 2 मीटर पर सेकंड। तो बताओ, मोमेंटम होता मास इंटू वेलोसिटी। 2 गुने 5 कितना हुआ? 10। यूनिट क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन यही नहीं, दिशा के बारे में भी। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। किस में लिखोगे? और ये पश्चिम हो गया माइनस का आई कैप, माइनस का, तो आप ऐसे लिखोगे माइनस का। तो 10 केजी मीटर पर सेकंड किधर की ओर? पश्चिम की ओर। पश्चिम को क्या बोलते हैं? माइनस का। तो ये पूरा आप उसको वर्णन किए हो, क्या होगा मोमेंटम। अच्छा, मुझे लगा कोई दूसरा, ये सेम सवाल नहीं है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक ब्लॉक कितने से जा रहा है भाई? वेग कितना है? 2i कैप। अच्छा, किलोमीटर पर सेकंड में। और ब्लॉक का संवेग ज्ञात कीजिए। घूम रहा नहीं, चल रहा है। समझ गए? चलो बताओ। किलोमीटर में पहले बदल लो। पहले तो चाहो तो किलोमीटर मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? 1000 से। अरे बोलो यार। तो बताइए, पहले क्या लिख दो? मोमेंटम क्या लिखोगे? मास इंटू, मास कितना है रे? 2। वेलोसिटी कितना है? तो कितना? 2 दूने 4 आई कैप प्लस 6j। लेकिन अभी ये किसमें नहीं है? क्योंकि अभी हम किसमें रखें वेलोसिटी? किलोमीटर पर सेकंड में। जबकि किसमें करना है? मीटर। तो कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो बताओ, अरे बोलो यार। तो इसको 1000 में बदलने के लिए इसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो यार। तो मैं अभी कर लेता हूं, जो लास्ट में आएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1000 से। अरे बोलो। लो, अब तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे कर देंगे ना मल्टीप्लाई यार, किलोमीटर होगा तो। बताओ कितना हो गया मोमेंटम। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, क्या पूछा? परिमाण। परिमाण लेना आता है सर मुझे। √4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया रे? 16 प्लस 36 कितना हो गया? √12 केजी मीटर पर सेकंड। अच्छा, कोई बोलेगा सर हम यहीं पर v का परिणामी ले लेंगे। √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तब मास इंटू वेलोसिटी, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो यार। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। संवेग में परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा। आज पढ़ाऊंगा और आज के आज ही क्या दे दूंगा? काम। आज पढ़ाऊंगा और आज के आज ही क्या दे दूंगा? काम। एनएलएम का मिल चुका है ना मॉड्यूल? ठीक। देखिए ये बॉल कहां आ रही है? नीचे। आप समझना, आप थोड़ी सी बुद्धि चलेगी क्योंकि डायरेक्शन में बच्चे मरते हैं। और ये कहां जा रहा है? कितने से आ रहा है? आते वक्त भी कितना था? v। जाते वक्त भी कितना है? और ये तब का सीन है जब ये क्या होगा? टकराएगा। जरा देखो, संवेग में परिवर्तन को बोलेंगे डेल्टा, मतलब अंतिम माइनस।
बोलो सही है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। जरा देखना, अंतिम को क्या बोलोगे, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। क्या कॉमन ले लूं, एम, क्या बचा बेटा, तो आप बहुत बार डायरेक्ट लिख सकते हो एम इंटू डेल्टा, इसी को बोल देंगे डेल्टा। कोई दिक्कत, बहुत खूब। तो अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए। मान लो ये सवाल है, डेल्टा पी ज्ञात करना है। क्या होगा डेल्टा पी, सिंपल, पी फाइनल माइनस, या डायरेक्ट लगा दूं ये वाला एम इंटू डेल्टा वी। बताओ, फाइनल माइनस फाइनल भी वी है और इनिशियल भी, तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, क्या, अगर ऐसा है तो बिल्कुल क्या है, समझ गए। क्योंकि मोमेंटम कोई सदिश राशि, अदिश राशि कैसी राशि है, सदिश है, और सदिश में क्या लेना पड़ेगा, दिशा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, दिशा। इसका भी किधर की ओर है, नीचे की ओर, तो इसको बोलेंगे माइनस का जी। इसका कहां है, तो इसको बोलेंगे प्लस का। तो बताओ कितना हो गया, फाइनल प्लस का माइनस ऑफ, और सोचो सर आप तो डायरेक्शन में लिखो, तो डायरेक्शन में लिख लो, प्लस का वी जे कैप माइनस ऑफ माइनस का वी जे कैप, माइनस माइनस प्लस, तो सिंपल हो गया 2mv कौन सा कैप, ये किस फॉर्म में आया है, वेक्टर फॉर्म में, सदिश के रूप में। किसके रूप में, अगर मुझे परिणामी लिखना हो तो सिंपल क्या लिखूंगा, 2m, क्या लिखूंगा 2m। तो किसका रोल है बहुत, दिशा का भाई साहब। आते वक्त कहां था, नीचे, और जाते वक्त कहां है, ऊपर। तो ऊपर वाले को हमने बोला प्लस का जे, नीचे वाले को माइनस का जे। तो फाइनल अंतिम प्लस का जे, प्रारंभिक माइनस ऑफ माइनस का जे, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। इस सवाल को देखिए, कह रहा है 0.20 किलोग्राम की एक गेंद क्षैतिज से कितने 45 डिग्री के कोण पर 25 मीटर पर सेकंड की वेग से एक दीवार से टकराती है। यदि गेंद आपतन की दिशा में 90 डिग्री पर पलटती है, आपतन मतलब जैसे आई थी उसी दिशा में, किससे, इंसिडेंट से, कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर, तो गेंद के संवेग में परिवर्तन के परिमाण की गणना करें। डेल्टा पी नहीं पूछा है, संवेग में परिवर्तन नहीं पूछा, उसका क्या पूछा है, परिमाण, मतलब मॉड पूछा है। मैं क्या करता हूं, इस सवाल को एक बार जनरल सॉल्व करता हूं, इससे क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो उसी में आप क्या कर लोगे, उसी में आप क्या कर लोगे, फिट कर लोगे। क्या फिट कर लोगे, मान उसमें फिट कर लोगे। अगर ये u है या मान लो v है, ये कितने एंगल पे है, थीटा पे, बोलो, तो ये भी कितना है, थीटा, और ये कितने पे गया वापस, v। आते वक्त इसके कितने घटक होंगे, 2, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे इसके भी कितने घटक होंगे, 2। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, v cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। हम तो x में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, x में। बताओ इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी कॉस थीटा, कौन सा कैप, आई कैप। देखो v cos थीटा कौन से कैप में, आई कैप। जाते वक्त v cos थीटा किस में, माइनस का आई कैप। तो फाइनल बताओ, m v cos थीटा माइनस का, तो क्या लिखना है, डेल्टा पी फाइनल माइनस इनिशियल। चलो फाइनल कितना है, एम वी कॉस माइनस का, क्या इस माइनस को निकाल के मैं बाहर लगा दूं,
अरे तब भी कोई दिक्कत है क्या? इनिशियल बताओ। एम वी कॉस थीटा आई माइनस 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 2mv कॉस थीटा आई, तो यही हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। लेकिन अगर हमें उसका परिमाण लिखना है तो सिंपल लिखेंगे 2mv कॉस थीटा। अब कुछ नहीं, ये जनरल आप याद कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डेटा इसमें पुटा दो। चलो ऊपर में देखो क्या देखा है वहां से, अब खटाक से डेटा रख दो। तो अपने पास चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? 2mv cos थीटा। बताओ बेटा 2 मास कितना है? 0.20। वेग बताओ? cos 45, तो 2 इंटू सॉल्व कर लोगे? cos 45 कितना होता है? 25 चौके 4 पंचे 10/√2, जिसको बोल देंगे 5√2 kg मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम का परिमाण। समझ गए? कौन सा रटना है भैया? वैसे रटना क्या है आप समझना चाहो, समझा तो चुका हूं, लेकिन आप इस वाले को देख सकते हो। चलिए अगला, न्यूटन्स का कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी भी प्रणाली के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बाहरी बल के सीधे अनुपातिक होता है। थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सिंपल समझो कि जितना ज्यादा आप बल लगाओगे उतना ज्यादा संवेग में क्या होगा? परिवर्तन। सिंपल है। और संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होगा। दर मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। तो सिंपल ये क्या कर रहा है? फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। बस ये आपको जानना है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा। इसको क्या बोलेंगे? संवेग में परिवर्तन का दर। संवेग में परिवर्तन का दर। चुटकू नीचे से बोलना यार, वो पानी देने के लिए गला सूख गया है। जल्दी से नाम बताओ। क्या मैं इसी को F बराबर dp/dt भी लिख सकता हूं? अरे बोलो। अभी तो डेल्टा मतलब औसत टाइप, और इसका मतलब बहुत छोटा सा वेग में परिवर्तन, उसी को क्या बोल देंगे? फोर्स। बहुत छोटा सा, समझ गए? बट बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया था, पूछो का कि संवेग में परिवर्तन लगाए गए, ये वाला सिखाया नहीं अभी, अब बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूछा जाता है संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होती है या बल के विपरीत दिशा में होती है? बल के दिशा में होती है या बल के विपरीत दिशा में होती है? बताओ क्या लिखा हुआ है? बल के दिशा में होते। और अभी हमने देखा भी कि अगर इस तरीके से था, बॉल ऐसे आई थी, ऐसे टकरा के कहां गई? ऊपर। देखो जरा, मुझे एक बात बताओ, जब ये यहां टकराई तो जमीन इसको बल कहां दिया? ऊपर की। नॉर्मल अभिलंब देगा। कौन सा बल देगा? अभिलंब। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है, बट अभी समझो जमीन कहां दिया? ऊपर की। तो बताओ संवेग में परिवर्तन भी कहां आएगा? ऊपर। तो कौन सा कैप है? जे कैप। देखो जरा, आया था तो हमेशा किस में? बल की दिशा में। इधर देखो, बताओ अगर ये बॉल यहां पर हो टकराई तो इस पर कुल इधर लगेगा। जरा देखो, एक्स में बल, कौन सा कैप? कौन से का? माइनस का।
बल इधर ही, संवेग में परिवर्तन भी उधर ही। तो हमेशा संवेग में परिवर्तन किसकी दिशा में होगा? तो इस वक्त बल पर फोर्स ऊपर, तो डेल्टा पी भी ऊपर। लेकिन जब अभी हम ऐसे किए थे तो इस पे बल किधर लगा था? इधर। बोलो, फोर्स इधर, तो डेल्टा पी भी इधर। समझ गए? अच्छा, इसी को देखो, और क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक। मान लो द्रव्यमान कांस्टेंट है, तो द्रव्यमान कहां जाएगा? बाहर। बोलो, तो फोर्स क्या बनेगा? dv बाय dt। अब इसी को देखकर बताओ क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या यही पढ़े थे? तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही है, बट वो आता कहां से रियलिटी में? यहां से। तो या तो रटो F बराबर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये भी रटना है, और उसी से क्या निकल गया? F बराबर F। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अब सुनना, अभी हमने मोमेंटम क्या पढ़ा? मास इंटू वेलोसिटी। अब जरा बात को समझना। अब यहां दो चीजें, क्या? एक बार मास क्या हो सकता है? कांस्टेंट। एक बार मास क्या हो सकता है? वेरिएबल। मास क्या होगा? कांस्टेंट। और एक बार मास क्या हो सकता है? वेरिएबल। वेरिएबल समझ गए? क्या बोलेंगे उसको? परिवर्तनशील। अब जरा सुनना, सर मास वेरिएबल समझ नहीं आया। अरे रॉकेट, रॉकेट में फ्यूल होता है, जब ऊपर जाती है तो फ्यूल खत्म होता है, तो वो किसके फॉर्म में निकलता है? धुआं के फॉर्म में। और वही उस पर क्या लगाता है? फोर्स। और वो जो है उसके मास को क्या होता जाता है? कम करता जाता है, क्योंकि वो फ्यूल का भी पहले क्या था? वेट था। मान लो मेरी कोचिंग बहुत अच्छी चली है, मैं कल को और भी कारोबार निकाल दिया आपने, मैंने ईंट गिट्टी बालू का बिजनेस भी शुरू कर दिया। अब मेरे ट्रक पे बालू जा रहे हैं, अब तुम लोगों को क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा? अरे मास्टर कैसे इतना अमीर हो गया भाई साहब, कल तक तो गरीब साला, तुम आए ट्रक में नीचे से छेद कर दिए भाई साहब, सारी रेत इसके। अब बताओ, जैसे जाएगी ट्रक नीचे से क्या होगा? रेत गिरता जाएगा। तो रेत गिरेगा तो द्रव्यमान क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वहां पर dm बाई dt आएगा। क्या आएगा? समझो, द्रव्यमान को डिवाइड किसे करोगे? समय से। तो द्रव्यमान में परिवर्तन का दर, तो वहां पर मास क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि द्रव्यमान क्या हो रहा है? वेरिएबल हो रहा है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो अब जरा समझिए पहले, अगर कांस्टेंट हुआ तो सिंपल है भाई, कांस्टेंट हुआ तो कोई मतलब ही नहीं। F बराबर क्या पड़ा? dp बाय dt। p को क्या लिख दिया? m इंटू वी। अरे बोलो यार, द्रव्यमान कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन अवकलन से कहां जाएगा? बाहर। और अंदर क्या बचा? dv बाय, अब बताओ dv बाय dt क्या होता है? त्वरण। तो सिंपल फोर्स क्या हो गया? m है। चमका? तब तो ये लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर द्रव्यमान वेरिएबल है, अब मोमेंटम m इंटू वी, अब आप जब लिखोगे F बराबर dp बाय, तो अब यहां पर आपको दोनों लिखना पड़ेगा, m इंटू अपॉन में dt। जरा समझना बात को, थोड़ी सी कहानी चेंज होगी। अब द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है, तो द्रव्यमान बाहर, और वेग भी चेंज हो सकता है, वेग तो चेंज होता ही। तो अब क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। अवकलन याद है? अवकलन में दो फलन का क्या हो? गुण। दो फलन किसमें हो? मल्टीप्लाई में। तो याद करो, इसको बोलते थे पहली वाली, इसको क्या बोलते थे? एक बार किसको पकड़ो? याद आया कुछ? पकड़ लिया। अब किसको? दूसरी वाली का क्या कर दो? अवकलन। बीच में क्या लगा दो?
अब किसको पकड़ो और किसको छोड़ दो, पहली छोड़ के दूसरी, समझ गए? तो अब हो जाएगा ये तब आएगा जब द्रव्यमान परिवर्तित वेरिएबल है, समझ गए? इसमें भी सुनो, यदि वेग कांस्टेंट हो जाए, कैसा हो जाए? अब सोचो, अगर वेग कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या हो जाएगा? 0। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? खत्म। अरे ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? तो ये वाला हिस्सा खत्म, क्या बचेगा सिर्फ? जी हाँ, v dm बाय dt। यही रॉकेट प्रोपल्शन में काम करता है भैया। सर dm बाय dt क्या है? द्रव्यमान में परिवर्तन का दर, द्रव्यमान में परिवर्तन का दर, इसको याद रखिएगा। क्या है? द्रव्यमान में परिवर्तन का दर। फिर से देखो, हमारे पास दो चीज था, मोमेंटम आया m इंटू वी, हमने बोला यहां पर एक बार मास क्या होगा? कांस्टेंट। मास कांस्टेंट हुआ तो F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर मास कांस्टेंट नहीं हुआ तो m dv बाई dt प्लस v dm बाय dt, ये होगा फोर्स। लेकिन इसमें भी अगर तुम्हारी स्पीड को क्या कर दे? नियत कर दे, वेलोसिटी क्या कर दे? कांस्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे? F बराबर v dm बाय dt। 150 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद 12 मीटर पर सेकंड के वेग से घूम रही है, मतलब चल रही है, समझ गए क्या? आगे पढ़ो। और उस पर बल्ले से प्रहार किया गया जाता है जिससे गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से वापस मुड़ जाते हैं। पहले कितने से आया था? 12 से, वापस कितने से जा रहा है? 20 से। यदि गेंद और बल्ले के बीच संपर्क की अवधि दे रखा है, समय, तो संवेग में परिवर्तन और आवश्यक बल दोनों, फोर्स भी पूछा है और डेल्टा पी भी पूछा है। तो पहले डेल्टा पी निकाल ले। अरे बोलो यार, डेल्टा पी देखो, डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? m इंटू डेल्टा वी। बोलो यार, m कितना दे रखा है? ग्राम है, तो 10 की पावर किससे? अरे बोलो, डेल्टा वी फाइनल माइनस पहले बॉल, मानो 12 मीटर पर सेकंड ऐसे आ रही थी। अरे बोलो भाई, अब बॉल पीछे की ओर कितने से? 20 मीटर पर सेकंड। बोलो, तो पहले 12 से, बाद में 20 लेकिन माइनस में, तो माइनस का 20 लिख दिया। अरे बोलो यार, माइनस ऑफ 12, अरे बोलो कितना हो गया? 150 इंटू 10 की पावर माइनस 3, माइनस 32, तो माइनस को आगे लिख दूं, इंटू 32। ये अपने पास क्या आ गया? और अगर परिमाण बोला है, क्या बोला है? संवेग में परिवर्तन, तो ये हो गया। कौन सा कैप बोल दिया इसको? आई कैप। लेकिन अगर मुझसे क्या पूछे? परिमाण, तो इसका क्या ले लेंगे? सिम मल्टीप्लाई कर दोगे, 150 गुने 32 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg मीटर पर सेकंड। अगला क्या पूछा बेटा? फोर्स। फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। बोलो, डेल्टा पी अपने पास कितना है? बोलो यार, 150 गुने 32 गुने 10 की पावर, डेल्टा टी कितना है? देखो 0.01, 0.01। इस 10 की पावर माइनस 3 को भी नीचे लेके आ जाओ, या सॉल्व कर लोगे? अब इसको बताना, सॉल्व करें कितना रहा? कितना सॉल्व करके तो कितना न्यूटन आ जाएगा? सही है ना? 480 न्यूटन आ जाएगा, खत्म हो गया। अरे बोलो यार, तो इतना इसको देखो जरा, P बराबर संवेग बराबर क्या गिवन है? 80 स्क्वायर माइनस 2BT।
अब भाई अवकलन नहीं आता तो फिर तो दिक्कत होगा। वह समय जब कण पर क्या शून्य हो जाए, बल, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, बल क्या होता है dp बाय dt। अवकलन करो इसका 2at माइनस 2b। अब बल को क्या कर दो 0 कर देंगे तो खत्म, 2at माइनस 2b, तो 2at बराबर क्या आ गया 2b, 2 से 2 गया, टाइम बराबर क्या आ गया बेटा b बाय, बोलो भाई सिंपल। क्या करना था, अवकलन, अवकलन करेंगे तो बल मिलेगा, बल को क्या कर दिया 0। क्या बोला है, घर्षण रहित 5 केजी द्रव्यमान वाले ब्लॉक पर जेट समझ गए ना, कार वगैरह जो साफ करते हैं उसमें से पानी निकलता है स्पीड में, वो जेट कितना पानी निकाल रहा है 3 केजी पर सेकंड पानी छोड़ता है। और जब ये छोड़ेगा तो ये किस में आएगा, घर्षण रहित है तो किस गति में आ जाएगा ये ब्लॉक, और गति 4 मीटर पर सेकंड से, और ये कितने से छोड़ रहा है इसको 4 मीटर पर सेकंड से, और कितना है उसका 3 केजी पर सेकंड। क्या है 3 केजी पर सेकंड, सुनो केजी पर सेकंड क्या गिवन है dm बाय dt। यूनिट देखो ना, मास का क्या होगा द्रव्यमान का केजी, टाइम का क्या होगा सेकंड, तो देखो कितना गिवन है 3, dm बाय dt कितना गिवन है 3 केजी पर सेकंड। एक तो ये गिवन है, द्रव्यमान कितना गिवन है 5 केजी, और कितने वेग से 4 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा है ब्लॉक का, क्या फोर्स निकाल ले, फोर्स को लिख लेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन फोर्स का अब सोचो, इनसे मिलता जुलता फॉर्मूला भी पढ़ा है, बताओ v dm बाय dt। बताओ dm बाय dt कितना गिवन है 3, इस पूरे की वैल्यू कितना गिवन है, और v कितना गिवन है 4, 4 गुने 3 कितना हो गया बेटा, ये क्या मिला अपने को, क्या फोर्स पूछा है नहीं, क्या पूछा है एक्सेलरेशन, तो a बराबर क्या हो गया f बाय m। अरे f बराबर क्या होता है, तो अब बताओ f कितना है 12, मास कितना है, तो a कितना आ गया 2.4 मीटर। चमका क्या, तो ये वाला कौन से वाले पे सवाल था, जब स्पीड क्या है कांस्टेंट, तो कहां आ गया था वो 0 हो गया था उसका डिफरेंशिएशन, और सिर्फ क्या बचा, क्या मास भी चेंज हो रहा है, हाँ 3 केजी dm बाय dt गिवन है भैया, ये इस वाले सवाल पे था, समझ गए। एक लास्ट और यहीं पर क्या हो जाएगा आज समाप्त हो जाएगा। चलिए बताइए, एक खिलाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई 200 ग्राम की गेंद को पकड़ता है, यदि कैच पूरा करने में लगा समय कितना है 0.20। तो खिलाड़ी के हाथ पर लगने वाला बल, सिंपल क्या पूछा है F, क्या पूछा है F का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा P अपॉन में डेल्टा P बताओ बेटा, M इंटू डेल्टा P। एक खिलाड़ी कितने की गति से चलती हुई, गलत है ये, खिलाड़ी नहीं चलेगा, कौन चलेगा बॉल चलेगा, ये सवाल थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात, इसको वरना लिखना है तो लिख लो। एक बॉल कितने मीटर पर सेकंड की गति से 10, हाँ तो मास इंटू क्या हो जाएगा वेलोसिटी, मास कितना हो गया 200, गेंद की गति कहाँ है, अच्छा सॉरी हाँ सही, ये ऐसे लगा दो कोमा, एक खिलाड़ी, ठीक है एक खिलाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई 200 ग्राम की गेंद को पकड़ता है, ठीक है ये कोमा यहां लगा हुआ है। तो जरा बताओ डेल्टा पी क्या हो गया m इंटू वी, डेल्टा टी तो गिवन है बेटा कितना है 0.20, अरे बोलो यार
और मास इनटू वेलोसिटी बताओ। फाइनली कैच कर लिया, वेलोसिटी क्या होगी 0। अरे बोलो इनिशियली कितना है 10 और मास कितना है 200 ग्राम, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 की पावर -3, तो 200 इंटू 10 की पावर -3, आगे माइनस लगा दूं 10 अपॉन में 0.20, सही है। और 10 की पावर -3 को नीचे लेके आ जाऊंगा, तो मैं यहां से हटा दूं इसको। अरे बोलो यार, तो मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं, 1 2 1 2 3, अरे 20 धन 200, तो कितना फोर्स लगेगा, डायरेक्शन है माइनस में इधर की ओर, लेकिन मैग्नीट्यूड है तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, तो इतना फोर्स उसके हाथ 20 धन 200, कितना न्यूटन 10 न्यूटन। तो ये आज के आपके लेक्चर थे। मॉड्यूल दे दो, मैं काम दे दूं। अब भाई यहां से कोई भी पुराना बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरा ये छूटा हुआ है वो छूटा हुआ है। आज क्या आज दे रहा हूं, आज क्या जाके कर लेना काम। उदाहरण 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक, जस्ट डू इट वन, जस्ट डू इट वन। उदाहरण 1 से 6, जस्ट डू इट 1। और एक्सरसाइज 1 से 20, आज जितना पढ़ाया हूं उस पर काम दिया हूं, आज के आज कर लोगे, आपको संवेग वगैरह सब आ जाएगा। 1 से 6 उदाहरण, और क्या बोला जस्ट डू इट फर्स्ट, और क्या बोला 1 से लेकर 20।